हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमए राजनीति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर के सेकेंड पेपर, जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों पार्टों को सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो परीक्षा में इन्हीं दोनों पार्टों से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक राज्यों में तुलनात्मक राजनीति के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए, अथवा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए, अथवा तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको पूछ सकता है, अर्थ के साथ प्रकृति या अर्थ के साथ महत्व या प्रकृति एवं महत्व। तो सबसे पहले आप तुलनात्मक राजनीति का अर्थ लिखेंगे, फिर जो है आप तुलनात्मक राजनीति के अर्थ के बाद जो है आप इसका परिभाषा लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवर्ड ए फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। इसी प्रकार जो है एम कॉर्टिक्स लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार लेखक आर ब्रैबंती के मतानुसार तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान तथा व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर राय सी मैग्रिस ने लिखा है, हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं और इन विविधताओं में समान तत्वों की खोजबीन करने का जो भी पद्धति हुआ है उसे ही तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। फिर आप जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति को जो है आप निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लिख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक या उद्ग्र तुलनात्मक अध्ययन। जो विचारक तुलनात्मक राजनीति को लंबात्मक मानते हैं, उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों अथवा राष्ट्रीय एवं स्थानीय या आंशिक सरकारों और उनके प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इसमें दूसरा है, तुलनात्मक राजनीति एक क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। जो विचारक तुलनात्मक राजनीति को क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन मानते हैं, उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति तो राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का बहुमत इसी विचार का है। तुलनात्मक राजनीति के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना से ही संभव है। ऐसी तुलना से ही सामान्यीकरण संभव मानते हैं और फलस्वरूप हर समान एवं विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। जब हम तुलनात्मक राजनीति को राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना मान लेते हैं, इसमें दो बातें निहित होती हैं। एक तो यह कि तुलना एक देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना की जा सकती है,
और दूसरा यह कि तुलना संपूर्ण विश्व में विद्यमान वर्तमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना की जा सकती है। और दूसरा यह कि तुलना संपूर्ण विश्व में विद्यमान वर्तमान राष्ट्रीय सरकारों में हो सकती है। फिर आप जो है तुलनात्मक राजनीति का महत्व लिखेंगे। इसको आप जो है 1-2 पॉइंट करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो है तुलनात्मक राजनीति का महत्व लिखेंगे। राजनीति में सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से भी किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही किसी अध्ययन शास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का निरूपण संभव है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका, डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। इनपुट आउटपुट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है, इसलिए इसको आप तैयार कर लेंगे। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन परिणामों को निर्गत कहा जाता है। किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश होता रहे। निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती। निर्गत के बिना उसके कार्यों को समझा पहचाना नहीं जा सकता। निवेश, मांग, पर्यावरण, निर्गत, आधिकारिक निर्णय, पुनर्निवेशन, पर्यावरण परिवर्तन प्रक्रिया, ये सब जो है निवेश निर्गत सिद्धांत के प्रोसेस हैं। फिर निवेश प्रकार क्या है, फिर आप देख लेंगे मांगे क्या है, फिर समर्थन क्या है, फिर निर्गत प्रकार क्या है, फिर पुनर्निवेशन क्या है, पर्यावरण क्या है, फिर अंत में इसकी समीक्षा आप लिख देंगे। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख उपागमों का परीक्षण कीजिए। अर्थात तुलनात्मक राजनीति के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का परीक्षण कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये भी पूछता रहता है। कभी दोनों पूछता है, डेविड ईस्टन वाला और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, या दोनों में से कभी एक पूछता है। तो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आप देख लेंगे। फिर आप इसमें आमंड के विचार लिख लेंगे। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को केवल संभव ही नहीं बनाती बल्कि उसे जीवित भी रखती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, तुलनात्मक राजनीति के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और तुलनात्मक शासन से इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। या तुलनात्मक शासन राजनीति में भेद, इसे आप देख लेंगे। इसमें आप जो है तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं, प्रधानतः अतुलनात्मक अध्ययन, प्रधानतः वर्णात्मक अध्ययन, प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन, प्रधानतः निश्चल या गतिहीन अध्ययन, मुख्य तथा प्रबंध संबंधी अध्ययन, मुख्यतया आदर्शी अध्ययन, प्रमुख तथा कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन। फिर तुलनात्मक राजनीति तथा तुलनात्मक शासन में अंतर कभी पूछता है तो ये देख लेंगे। तुलनात्मक सरकार में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नौकरशाही आदि औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है।
लेकिन तुलनात्मक में उन कारकों का अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, अर्थात अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाएं भी इसका अध्ययन विषय है। तुलनात्मक सरकार के अध्ययन में पाश्चात्य प्रजातांत्रिक देशों की संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में विश्व के सभी देशों की राजनीतिक संस्थाएं शामिल की जाती है। तुलनात्मक सरकार में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन केवल औपचारिक तथा संविधान के अनुसार वर्णनात्मक प्रकृति का होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का व्याख्यात्मक विश्लेषण अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। इसको आप तैयार कर लेंगे। फिर एक अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति की विवेचना कीजिए। या कभी टिप्पणी में या छोटे प्रश्न में दे देता है राजनीतिक संस्कृति क्या है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। N.R. बाल के अनुसार किसी राजनीतिक संस्कृति में उस समाज की अभिवृत्तियाँ, विश्वास, भावनाएं और मूल्य शामिल होते हैं जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंध होता है। हामंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों के राजनीति के प्रति किए जाने वाले अभिमुखन और अभिवृत्तियों का प्रतिमान है। एरिक रो के अनुसार राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों तथा भावात्मक व्यवहारों की आकृति है। मैकड्रिस के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का अर्थ साझे उद्देश्यों तथा साझे रूप में स्वीकृत नियम है। फिर आप इन परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। जैसे राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है, सामान्य संस्कृति का भाग होती है, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति में गहरा संबंध होता है, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व जैसे इतिहास, भूगोल, सामाजिक आर्थिक संरचना, राजनीतिक विचारधारा, राजनीति का स्वरूप, राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता, शिक्षा आदि, ये सभी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के आवश्यक तत्व है। इसी प्रकार एक सार्वभौमिक अवधारणा है, आत्मपरक अवधारणा है, राजनीतिक संस्कृति की संरचना और रूपरेखा। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक समाजीकरण पर टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ क्या है? इसमें आप लिख सकते हैं, समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों को सीखने या अंगीकार करने की प्रक्रिया। अन्य शब्दों में यह मानदंड आंतरिकीकरण की प्रक्रिया है। H.H. हाइमैन, जिसने यह पदबंध गढ़ा, ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक मूल्यों के बने रहने पर बल दिया है। लासवेल का कहना है कि राजनीतिक समाजीकरण निसंदेह इस रूप में महत्व की कसौटी पर खड़ा उतरता है कि यह प्रत्येक विगत, वर्तमान तथा भावी राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो इसे आप देख लेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यह संभव है कि एक देश में संविधान हो परंतु उसमें संवैधानिक शासन न पाया जाता है। इसके अंतर्गत आप संविधान का अर्थ लिख लेंगे। संविधान तथा संवैधानिक सरकार दोनों ही संविधानवाद के आधार हैं। संविधानवाद केवल उसी राज्य में संभव है जहाँ संविधान हो और सरकार उस संविधान के अनुसार ही संचालित हो। फाइनर ने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है। राजनीतिक संरचना में विभिन्न अंगों की शक्ति और उनके संबंध कैसे होने चाहिए तथा उनकी शक्ति और उनके संबंध जनता के साथ किस प्रकार के होंगे, इसकी विवेचना संविधान करता है। ये आप देख लेंगे। इसके बाद आप संविधानवाद का अर्थ क्या है ये देख लेंगे। संविधान उन विचारों और सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण और समर्थन प्रस्तुत करते हैं, जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव बनता है। संविधानवाद
मांग है कि शासन संविधान के अनुसार संचालित हो और उस पर ऐसा प्रभावशाली नियंत्रण कायम रहे जिससे उन मूल्यों तथा राजनीतिक आदर्शों की सुरक्षा को आघात न पहुंचे जिसके लिए लोग राज्य के बंधन को स्वीकार करते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संविधान के नियमों के अनुसार शासन के संचालन को ही संविधानवाद समझ बैठे। यह स्थिति तो निरंकुश शासन में भी संभव है। वस्तुतः संविधानवाद की आत्मा विधि सम्मत शासन में सन्निहित है जिससे मानव की आधारभूत मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहारिक उपलब्धि संभव हो सके। फिर एक और प्रश्न बनता है आपका, संविधान और संविधानवाद में अंतर। इसे आप देख लेंगे परिभाषा की दृष्टि से। जहाँ संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, वहीं संविधान एक संगठन है। संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श निहित होते हैं, जबकि संविधानवाद में उन सिद्धांतों का संकलन मात्र पाया जाता है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों के बीच संबंधों का समायोजन होता है। संविधानवाद को संविधान में निहित दर्शन का प्रतीक और संविधानवाद की अभिव्यक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। फिर प्रकृति, उसके बाद उत्पत्ति, फिर क्षेत्र, उसके बाद आप लिख लेंगे औचित्य। फिर एक अगला प्रश्न है आपका, यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की न्याय व्यवस्था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था कानून के शासन पर आधारित है। ब्रिटेन में कानून का शासन ज्यूरी प्रणाली है जो फौजदारी अभियोगों में प्रयोग की जाती है। ज्यूरी में साधारणतः ईमानदार और अनुभवी नागरिक होते हैं जो सारे केस को सुनते हैं और ज्यूरी द्वारा दिए गए निर्णय से न्यायाधीश बाध्य होते हैं। ब्रिटेन में दो प्रकार के न्यायालय हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी क्षेत्र में सबसे छोटे न्यायालय काउंटी न्यायालय कहलाते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन में 500 काउंटी न्यायालय हैं जिन्हें 60 सर्किट न्यायालयों में संगठित किया गया है। ये आप देख लेंगे। फिर एक और प्रश्न बनता है, ब्रिटेन में विधि के शासन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। या विधि का शासन क्या है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। विधि के शासन का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका पद और स्थिति कुछ हो, देश के सामान्य कानून से शासित होता है तथा सामान्य ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत रहता है। जो चीज़ एक आदमी के लिए कानून है वह समस्त नागरिकों का कानून है। इसे आप देख लेंगे। फिर एक और प्रश्न है, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। यूनाइटेड किंगडम यूके की पार्लियामेंट की ऊपरी सदन है। कॉमन सभा की भांति लॉर्ड सभा की बैठक भी वेस्टमिनिस्टर महल में होती है। फिर एक और प्रश्न बनता है आपका, संघवाद अथवा सहकारी संघवाद। इसे आप देख लेंगे। संघात्मक सरकार की विशेषताएं आप लिख लेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट करके है। फिर संघवाद के आवश्यक तत्व एक प्रश्न बनता है, तो संघवाद के मूल सिद्धांत में जो है आपका एक लिखित संविधान है, सर्वोपरि एवं कठोर संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, दोहरी शासन व्यवस्था है, मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में संबंध का भेद है, सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद है। ये थे आपके पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और पार्ट 2 में जो शेष महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लेकर आएंगे। इसलिए आप चैनल पे बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।